मेरी आंखें ठीक उसी वक्त खुली जब कहानी खत्म होने को थी और असली हैज वारिस को हर कोई नफरत करने लगा था। वह प्यारा नकली वारिस सबका दिल जीत चुका था। मुझे घर से बाहर फेंक दिया गया और मैं सड़क पर आ गया। ऐसी दुखद कहानी के बाद मेरे जीने की इच्छा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। जब मैं सोच ही रहा था कि कार एक्सीडेंट बेहतर रहेगा या छत से कूदना, तभी लुटेरों के एक गिरोह ने मुझे घसीट कर कार में डाल लिया। उन्होंने चाकू निकाला और मेरी गर्दन पर लगा दिया। हिलना मत, अपने परिवार को फोन लगाओ और बोलो कि $5 मिलियन लेकर आए। चीखे तो सीधे ऊपर पहुंचा दूंगा। तो किस्मत के पास एक प्लान था। मैं मुस्कुराया और राहत की सांस लेते हुए सर हिलाया। फिर मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ। मेरी चीख से हवा गूंज उठी और दोनों लुटेरे वहीं जम गए। एक ने तुरंत मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। तुझे क्या लगता है मैं तुझे अभी जान से नहीं मारूंगा? मैंने उम्मीद भरी आंखों से जोर जोर से नामे सिर हिलाया, पर लुटेरे को यह साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने मेरी जेब से मेरा फोन निकाला और मेरे सबसे हाल के कांटेक्ट क्लोई हेज को कॉल लगा दिया। लंबी घंटी के बाद कॉल कटने ही वाली थी कि कनेक्ट हो गई। तुम्हारा भाई हमारे पास है, $50 लाख दो, नहीं तो ये मरेगा। ईथन, क्या ये तुम्हारी कोई नई चाल है? सहानुभूति पाने के लिए अपहरण का नाटक कर रहे हो? अब बस भी करो, मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो। क्लोए, ईथन बस ये चाहता है कि हम उसकी परवाह करें, इसीलिए उसने ये सब रचा है। शायद हमें जाकर देखना चाहिए। केलेब, तुम बहुत दयालु हो। जो इंसान मरने से डरता हो वो सिर्फ हेज परिवार से और पैसे ऐंठने की सोचता है। उसका अपहरण नहीं हो सकता, ये बस उसका घटिया सा नाटक है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कार में सन्नाटा छा गया। एक लंबी चुप्पी के बाद एक लुटेरा दूसरे की तरफ मुड़ा। क्या ईथन ही असली हेज वारिस नहीं था? तो फिर वे नकली वाले को इतना पसंद क्यों करते हैं? दोनों मुड़े और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। मैंने वापस उनकी तरफ देखा और कहा कि थोड़ा तो अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाओ। मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? मार डालो ना मुझे अभी, या फिर मुझे खाना खिलाने पर $20 खर्च करने का इरादा है? बचकट वाले दोनों लुटेरों ने सिर जोड़े और देर तक फुसफुसाते रहे। उन्होंने मुझे छोड़ देने का फैसला किया और तुरंत पैसे कमाने के लिए एक ज्वेलरी स्टोर लूटने की योजना बनाई। बॉस, क्या हम फिरौती की रकम पर टिके रहने के लिए सहमत नहीं हुए थे? अब यह डकैती कहाँ से आ गई? मुझे डर है कि हमारे पास इसके लिए सही हुनर नहीं है। सब पैसे कमाने का ही खेल है, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास एक बंधक तो है ही, सोना छीनो और भागो। मैंने पूरी ईमानदारी से कहा, चूंकि मैं आपके बंधक के रूप में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या डकैती के बाद आप मुझे चाकू घोंपकर मेरा काम तमाम कर सकते हैं? डकैती बहुत बढ़िया रही। एक बंदे ने शीशे पर हथौड़ा मार दिया, दूसरा मुझसे मेरे ही चाकू को लेकर हाथापाई करता रहा। ये मेरा चाकू है, छोड़ो इसे। बॉस, बस अपना हाथ घुमाओ और मेरा गला रेत दो। किस्सा खत्म, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। दफा हो जाओ। मुझे डकैती और कत्ल का फर्क पता है। तुम मुझे झांसा देकर ज्यादा जेल की सजा नहीं करवा सकते। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, उंगलियां उठाने लगी और बातें करने लगी। कैसी आदिमानवों जैसी डकैती है। वो सिक्योरिटी ग्लास कोई मजाक नहीं है। ये तो पूरा पसीने में नहा गया, पर इतना सब करने के बाद भी एक शीशा तक नहीं तोड़ पाया। सायरन की आवाजें करीब आने लगी। हथौड़ा मार रहा लुटेरा आपा खो बैठा। उसने चाकू निकाला और फर्श पर दुबकी हुई एक युवती को पकड़ लिया। अगर मैं जेल जा रहा हूँ तो किसी न किसी को अपने साथ ले जाऊंगा। ये देखकर मैं रोमांचित हो गया और भागकर उसके सामने आ गया। मैंने उसे इस तरह ढाल बनकर बचाया जैसे मैं मरने के लिए पूरी तरह तैयार था। चीखें गूंज उठी। मुझे अपने पेट में एक ठंडी धारदार चीज धंसती हुई महसूस हुई। एक जानी पहचानी शांति मुझ पर छा गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया। बेहोश होने से पहले मैंने एक औरत को भीड़ को चीरते हुए आगे आते देखा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? 911 पर कॉल करो। ये जरूर किताब वाली क्लोई हेज ही होगी, असली ईथन की सगी बहन। लेकिन क्लोई कभी मेरे लिए चिंतित नहीं दिख सकती थी। किताब में लिखा था कि असली ईथन के हेज परिवार में वापस आने के बाद वह उस घर में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। जिस दिन ईथन वापस आया, केलेब हेज 18 साल से उसकी जगह रह रहा था। उसी रात केलेब घर से भाग गया। पूरी रात तलाश करने के बाद परिवार ने उसे बारिश में भीगा हुआ पाया। वह सबकी बाहों में रो रहा था। मॉम, डैड, क्लोई, मुझे लगा आप लोग अब मुझे नहीं चाहते। क्लोई ने उसे संभाला, फिर मुड़ी और ईथन पर चिल्लाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खून का रिश्ता होने का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ केलेब की जगह ले सकते हो। तब से असली ईथन ने परिवार का थोड़ा सा प्यार पाने के लिए 1 साल गिड़गिड़ाते हुए बिताया। बदले में उसे सिर्फ नफरत और बेरुखी मिली। फिनाइल की तेज गंध मेरे नथुनों में भर गई। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली। मैंने अपना सिर घुमाया और क्लोई हेज को देखा। ईथन, तुम जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाते रहते हो। तुम ये सब ध्यान खींचने के लिए करते हो। कोई ताज्जुब नहीं कि मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ ही दिया था। चिढ़कर मैं कड़क आवाज में बोला, चुप रहो। अचानक मेरी गर्दन के पास कोई चीज चुभी। मैंने उसे बाहर खींचा तो देखा कि वह एक पुराना प्रोटेक्शन चार्म था। मेरे पास ईथन की कोई यादें नहीं थी। मेरे लिए ये पुराना कबाड़ बस रास्ते की रुकावट था। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उसे झटका देकर तोड़ दिया और दूर फेंक दिया। ईथन, तुमने उस तावीज कवच को फेंक दिया? और क्या? ये मुझे चुभ रहा था। इसे संभाल कर क्यों रखूं? ईथन, क्या तुम्हें याद है कि वो कहाँ से आया था? नहीं। क्लोई हेज गुस्से में लाल पीली होकर मुझे घूरने लगी। उसकी ठंडी निगाहें मेरे चेहरे पर इस बात का सबूत तलाश रही थीं कि मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे शांत चेहरे ने उसे बता दिया कि मुझे सच में कुछ याद नहीं था। ईथन, तुम्हारी एक्टिंग हर दिन बेहतर होती जा रही है। शर्त लगा सकती हूँ कि तुमने उन लुटेरों को भी खुद ही हायर किया था ताकि हमारा ध्यान खींच सको और वापस हेज परिवार में रेंगते हुए आ सको। चाहे क्लोई
कितना भी उकसाती, वो मेरे अंदर कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती थी। ईथन की नफरत भरी जिंदगी को पूरा करने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अपने जख्म को संभालते हुए मैं मेज की तरफ बढ़ा। क्लोई फलों की टोकरी लाई थी। अभ्यास ही इंसान को निपुण बनाता है, इसलिए मैंने फल काटने वाला छोटा चाकू उठा लिया। जैसे ही क्लोई चीखी, मैंने उसे सीधे अपने पट्टी बंधे जख्म में घोंप दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और राहत की मुस्कान के साथ लेट गया। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैं हेज हवेली में था। मैंने स्पष्ट रूप से क्लोई को लिविंग रूम में बहस करते हुए सुना। डैड, ईथन सच में इस बार लुटेरों से टकरा गया था। अगर चाकू थोड़ा सा भी चूक जाता तो वो मर जाता। मिस्टर हेज की आवाज सख्त और अडिग थी। ईथन भले ही मेरा सगा बेटा हो, लेकिन जिस पल मैंने उसे देखा मुझे पता चल गया था कि वो अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ है। वो यहाँ सिर्फ एक चीज के लिए आया है, हेज परिवार के पैसों के लिए। ये तथाकथित मरने की चाहत सिर्फ और कैश ऐंठने का नाटक है। मिस्टर हेज सही थे, असली ईथन खुद ही आया था। उसका चेहरा काफी हद तक मिस्टर हेज से मिलता जुलता था। जब उसने टीवी पर अपने पिता का चेहरा देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। अनाथालय में 18 साल बिताने के बाद उसने एक मौका आजमाया। पैसों की बात करें तो वह हाई स्कूल का सीनियर था। बिना पैसों के वो कैसे रहता? हेज माता पिता अमीर घरानों में पले बड़े थे। उनके पास ड्राइवर थे और हर महीने भारी डिविडेंड मिलता था। यहाँ तक कि क्लोई और कैलेब को भी पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने $50,000 मिलते थे। सिर्फ ईथन को अपनी बस के किराए तक के पैसे खुद कमाने पड़ते थे। वहाँ अपने पहले दिन ईथन ने मिस्टर हेज से $10,000 मांगे थे। ये उसकी ट्यूशन फीस और आधे सेमेस्टर के रहने के खर्च के लिए था। बदले में उसे अपने ही पिता से सिर्फ ताने मिले। पहले ही दिन तुमने अपना मुखौटा उतार दिया, मेरे पैसों के लिए इतने बेताब हो। सोचिए इससे उसे कितनी ठेस पहुंची होगी। अच्छी बात यह है कि मैं वो नहीं हूँ। क्लोई चिल्लाई। डैड, वो कोई नाटक नहीं कर रहा है। क्या आपको पता है अस्पताल में क्या हुआ था? ईथन पूरी तरह टूट चुका था। उसने मेरा दिया तावीज फेंक दिया और चाकू पकड़ने की कोशिश की। हेज माता पिता की चिढ़ अब अविश्वास में बदल गई। अजीब से माहौल के बीच मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और बात काटी। डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, क्या मैं अब जा सकता हूँ? सब लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए। उन्होंने मुझे यहाँ रहने के लिए तड़पते देखा था। उन्होंने मुझे बिना रुके गिड़गिड़ाते देखा था। अब जब मुझे कुछ नहीं चाहिए था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे संभाले। कैलेब ने दुखी होकर अपनी आंखें नीची कर ली। ये हमेशा से ईथन का घर था, उसे यहीं रहना चाहिए। जाने वाला इंसान मुझे होना चाहिए। स्टर्लिंग परिवार के साथ शादी का रिश्ता भी उसी को मिलना चाहिए। इस बात ने हेज माता पिता के दिल पर सीधा वार किया। मिसेस हेज ने कैलेब को गले लगा लिया, फिर मुझे नफरत भरी निगाहों से देखा। कैलेब को घर से निकालने के लिए तुम्हारी एक्टिंग हर दिन बेहतर होती जा रही है। आखिरकार तुम बस स्टर्लिंग परिवार की लड़की से शादी करना चाहते हो। जब से तुम वापस आए हो इस परिवार में एक दिन भी शांति नहीं रही है। मैंने कैलेब को 18 साल तक पाला है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। मैं उनके पास से गुजरा और बाहर की तरफ निकल गया। क्लोई ने मुझे रोका। ईथन, ज्वेलरी स्टोर वाली बात के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन चाहे कुछ भी हो अभी के लिए घर पर ही रहो। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं मन ही मन हंसा। उस माफी में जरा सी भी सच्चाई नहीं थी। अगर ये बैंक ट्रांसफर के एक मीठे डिंग साउंड के साथ आती तो शायद मैं उसे देखकर मुस्कुरा देता। वापस रहने आने पर मेरे साथ ईथन की तुलना में थोड़ा बेहतर व्यवहार किया गया। मुझे नीचे नौकरों के कमरे से हटाकर ऊपर मेहमानों के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अगले दिन मैं दोपहर तक सोया और नीचे आया तो मिसेस हेज को बड़बड़ाते हुए सुना, इतनी देर तक सो रहा है? तमीज नाम की चीज ही नहीं है। मॉम, ईथन को कल चोट लगी थी। मुझे यकीन है कि वह चोट ज्यादातर फर्जी ही है। वो हमेशा हमारा ध्यान खींचने के लिए खुद को चोट पहुंचाता रहता है। ईथन, जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मैंने सीधे शब्दों में जवाब दिया। मिसेस हेज, मैंने आपकी नौकरानी बनने के लिए अप्लाई नहीं किया है। अगर आप चाहती हैं कि मैं खाना बनाऊं तो पहले मुझे बाजार के रेट के हिसाब से पैसे दीजिए। ईथन, तुम मॉम से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैंने कैलेब की आंखों में छपी खुशी को देखा और शांति से सच्चाई बयान की। वो तुम्हारी मॉम है, मेरी नहीं। मिसेस हेज हैरान रह गई। जिस बात ने उन्हें चौंकाया वो ये नहीं थी कि मैंने खाना बनाने से मना कर दिया, बल्कि ये थी कि मैंने उन्हें मॉम कहना बंद कर दिया था। मैं अकेला ही डाइनिंग एरिया में चला गया। मैंने मेज पर रखा ठंडा ब्रेड और दूध उठाया और चुपचाप खाने लगा। कैलेब ने देखा कि मैं हमेशा की तरह इस बार मिसेस हेज के इर्द गिर्द मंडरा नहीं रहा था। वो अपने उसी झूठे सीधेपन का नाटक करते हुए आगे बढ़ा और मेरे पास आया। ईथन, मैं जानता हूँ कि तुम स्टर्लिंग खानदान की वारिस को पसंद करते हो, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी उससे सगाई होने वाली है। उम्मीद है तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख नहीं पहुंचा होगा। मेरी आंखें चमक उठी। जब से मैं यहाँ रहने आया था क्लोई किसी ओनेल सिंह कैमरे की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई थी। वो मेरी हर हरकत पर नजर रखती थी, इस डर से कि कहीं मैं फिर से मरने की कोशिश न कर बैठूं। जिस दिन कैलेब की स्टर्लिंग वारिस के साथ सगाई होती उस दिन कम से कम मुझे मुफ्त का खाना तो खाने को मिल ही जाता, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो भागने और मरने का कोई न कोई रास्ता भी मिल जाता। शायद मैं ये दुख भरी जिंदगी वापस उसी असली ईथन को सौंप पाता। जहाँ तक स्टर्लिंग खानदान की वारिस को पसंद करने की बात थी तो इस पर मुझे हंसी आ गई। दिमाग एकदम खाली था। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि वो दिखती कैसी है। तो फिर प्यार होना तो दूर की बात थी। उस आलीशान सगाई की पार्टी में कैलेब सेंटर स्टेज पर खड़ा था। उसकी वायलिन की धुन बड़ी सुहानी लग रही थी। सुर बहते रहे और फिर धीरे धीरे शांत हो गए। कैलेब मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। ईथन, मेरा वायलिन कैसा लगा? मैंने अपने मुंह से केक के टुकड़े पूछे और बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया।
बढ़िया था, लेकिन मैं इन महंगी और दिखावटी चीजों के मामले में थोड़ा गंवार किस्म का इंसान हूँ। अगर तुम पोल डांस करते तो मुझे ज्यादा मजा आता। कैलेब का वो झूठा शरीफों वाला नाटक लगभग टूटने ही वाला था। वो मेरे कान के पास झुका और दांत भींचकर फुसफुसाया, इथन तुम बहुत देर से वापस आए हो। इस घराने में तुम्हारे अपने माँ बाप भी किसी निकम्मे बेटे से प्यार नहीं करेंगे, समझे? मेरे आसपास की फुसफुसाहटें लगातार मेरे कानों में गूंज रही थीं। क्या यही हेस परिवार का असली बेटा है? कितना घंवार लगता है। मैंने सुना है कि यह किसी अनाथ आश्रम में पला बड़ा है। घर वापस आते ही पहले दिन इसने पैसे मांगे थे। 10 साल से ज्यादा बाहर रहा है, जाहिर सी बात है बिगड़ चुका होगा। अगर मैं हेस परिवार की जगह होता तो ऐसे शर्मनाक बेटे को कभी अपना नाम न देता। वे सही कह रहे थे। हेस परिवार ने मुझे कभी पसंद नहीं किया था। बेटे बिजनेस संभालते हैं और बेटियों की शादी ताकत और रुतबे को मजबूत करने के लिए कर दी जाती है। किसी भी तरह से मेरी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन हेज परिवार मेरे लिए भी अजनबियों की तरह था और मेरे लिए उनकी कोई अहमियत नहीं थी। जब किसी का ध्यान नहीं था तो मैं चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। ऊंची छत पर ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। इससे मुझे हल्का और सुकून महसूस हुआ। मैं रेलिंग के ऊपर चढ़कर एक बार फिर जमीन को चूमने ही वाला था कि तभी पीछे से एक डरी हुई चीख सुनाई दी। इथन, कोई बेवकूफी मत करना। क्लोई की आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। इथन, अच्छे बच्चे बनो, मेरी बात सुनो। छत बहुत खतरनाक है, पहले नीचे आ जाओ, ठीक है? क्लोई वही थी जो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन आज वो कोई बदली हुई इंसान लग रही थी। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया। मेरा आधा शरीर किनारे से बाहर था। क्लोई घबरा गई। इथन, मत करो, मैं पहले गलत थी, बस नीचे आ जाओ। तुम जो कहोगे मैं हर बात मानूंगी। ठीक उसी समय एक बेमौके की ताने भरी हंसी ने उस तनाव भरे सन्नाटे को तोड़ दिया। इथन, तुम इस सगाई की पार्टी को खराब करने के लिए सच में कुछ भी करोगे? मैंने उस आवाज की तरफ देखा और विवियन स्टर्लिंग को पाया। वो वही स्टर्लिंग वारिस थी जिससे असली इथन प्यार करता था। अपने खाली समय में मैंने असली कहानी पर सरसरी नजर डाली थी। जब असली इथन पहली बार घर आया था तो उसे कोई पसंद नहीं करता था। फिर वो विवियन स्टर्लिंग से मिला जो एक अमीर वारिस थी। वो बहुत खूबसूरत और ख्याल रखने वाली थी, बिल्कुल उम्मीद की एक किरण की तरह। उसने इथन की इस उजड़ी हुई जिंदगी में रोशनी भर दी थी। इसके अलावा हैज स्टर्लिंग खानदान के इस रिश्ते के तहत अगर ये सब गडढ़ न हुई होती तो विवियन की शादी इथन से ही होनी चाहिए थी। विवियन ने ताना मारते हुए कहा, इथन, तुम सिर्फ मुझे मौत की धमकी दे सकते हो। सुनो, कैलेब सिर्फ मेरा मंगेतर नहीं है, उसने मेरी जान बचाई है। वही इकलौता मर्द है जिससे मैं हमेशा प्यार करूंगी। तभी एक साफ और बुलंद महिला की आवाज गूंजी। क्या उस वक्त तुम्हारी जान बचाने वाला इंसान इथन नहीं था? बोलने वाली वही लड़की थी जिसे मैंने उस जेवर की दुकान पर बचाया था, ग्रेस बेनेट। विवियन एक पल के लिए ठिठक गई, फिर होश में आते ही उसने हंसते हुए कहा, इथन, मेरा ध्यान खींचने के लिए तुम मेरी जान बचाने का क्रेडिट भी चुरा लोगे? उसके बगल में खड़े कैलेब ने अपना निचला होंठ दबाया। इथन, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से हेज परिवार में अपनी जगह बनाना चाहते थे, लेकिन 2 महीने पहले विवियन को मैंने बचाया था। ये बात सब जानते हैं। मुझे पता है तुम विवियन को पसंद करते हो। अगर तुम्हें इसका श्रेय चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ग्रेस बेनेट ने अपनी आंखें मटकाई। उसने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चालू कर दिया जो सब देख सकते थे। गाड़ी के टूटे फूटे हिस्सों के मलबे में बुरी तरह जख्मी विवियन ड्राइवर की सीट पर बेहोश पड़ी थी। एक दुबला पतला सा लड़का उसे बाहर खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर उसने 911 पर कॉल किया। शहर के बाहरी इलाके की स्ट्रीट लाइटें भले ही धीमी थी, लेकिन ग्रेस के कैमरे में मेरा चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। किताब में इस हिस्से को सिर्फ कुछ लाइनों में निपटा दिया गया था। उसमें लिखा था कि शहर के बाहर गाड़ी चलाते समय विवियन का ध्यान भटक गया। गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर लगा और वो बेहोश हो गई। अधमरी हालत में उसे लगा कि किसी ने उसकी जान बचाई है। जब वो अस्पताल में सोकर उठी तो कैलेब उसके बगल में था। जाहिर है उसे अपनी जान बचाने वाले से और भी ज्यादा प्यार हो गया। उनकी सगाई की तारीख महीनों पहले खिसका दी गई। ग्रेस लगातार मेरा बचाव कर रही थी। मैं हेज परिवार से नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इथन ही इनका असली बेटा है। उसने 18 साल तक बाहर दुख झेले और आखिरकार घर वापस आया, लेकिन आप में से किसी ने भी उससे प्यार से बात नहीं की। उल्टे आप सबने मिलकर उसे प्रताड़ित किया। उस 19 साल के लड़के ने कितना दर्द सहा होगा जो उस दिन मरने के लिए इतना तैयार था और बिना अपनी जान की परवाह किए मेरे लिए वो चाकू खाने के लिए कूद पड़ा। आसपास खड़ी भीड़ ठंडी आहें भरने लगी। कैलेब का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में छिपा जहर साफ देखा जा सकता था। मैंने ग्रेस की तरफ एक एहसानमंद नजर से देखा। मैं भले ही असली इथन नहीं था, लेकिन मैं उसकी तरफ से ग्रेस का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसने जो वीडियो बनाया था उससे इथन पर लगा झूठा दाग धुल गया था। अगर मैं अगले जन्म में असली इथन से मिला तो उसे ये अच्छी खबर जरूर सुनाऊंगा। विवियन ने मुझे हैरानी से घूरा। इथन, तुम थे जिसने मुझे बचाया था? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर अपराधबोध और दर्द साफ झलक रहा था। इथन, ये बहुत खतरनाक है, पहले नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी गलत नहीं समझूंगी। क्लोई ने भी घबराते हुए कहा, हाँ इथन, पहले नीचे आ जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। अच्छे बच्चे बनो, यहाँ आ जाओ। उनकी चिंता झूठी नहीं लग रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं किसी कहानी का मुख्य किरदार हूँ जिसे सब प्यार करते हैं, लेकिन एक नफरत किए जाने वाले किरदार के नाते मुझे अब तक इस कहानी से बाहर हो जाना चाहिए था। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। असली इथन की इस नफरत भरी जिंदगी के सफर को पूरा करने की मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। मैंने खुद को संभाला और चीखों के बीच उस छत के किनारे से छलांग लगा दी। मैंने देखा कि विवियन, जो मेरे सबसे करीब थी, उसकी चिंता से भरी आंखें खौफ से पथरा गईं। वो
पागलों की तरह मेरी तरफ लपकी, लेकिन उन चीखों के बीच सिर्फ मेरी उड़ती हुई शर्ट को ही छू सकी। मैं जमीन पर जोर से गिरा, लेकिन मुझे वैसा कोई दर्द महसूस नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। मैंने अपने हाथ पैर हिलाकर देखे, वे बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। मेरे नीचे कोई बहुत मुलायम चीज थी। 5वीं मंजिल से गिरने का अंजाम ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वैसे भी यहाँ की मंजिलें आम इमारतों से ज्यादा ऊंची थी। हंगामे के बीच मुझे क्लॉय की आवाज सुनाई दी, जो राहत से कांप रही थी। भगवान का शुक्र है, मैंने गुप्त रूप से नीचे एक रेस्क्यू एयरबैग लगवा रखा था। कोई ताज्जुब नहीं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। मेरा सिर एक तरफ लुढ़क गया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मेरे बिस्तर के चारों तरफ घबराए हुए चेहरे मौजूद थे। मुझे होश में आता देख सबने राहत की सांस ली। विवियन की आंखें लाल थीं और उसने मेरा हाथ थाम रखा था। ईथन, मुझे गलत फहमी हो गई थी। मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारे ठीक होते ही हम सगाई कर लेंगे। मैं कसम खाती हूँ कि सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और रूखेपन से कहा, तुमसे प्यार? कब से? असली ईथन उससे प्यार करता था। अगर विवियन अभी राख में बदल जाए तो शायद वो उसके अगले जन्म से पहले उसे ढूंढ ले और अगले जन्म में उनकी कोई प्रेत लीला शुरू हो जाए। मैं तो यहाँ बस एक भटकी हुई आत्मा था। मुझे इस लगभग अनजान लड़की में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी विवियन कोई अच्छी जीवन साथी नहीं थी। जिस दिन ईथन घर वापस आया था, उसने बड़ी गर्मजोशी से पूछा था कि उसे क्या पसंद है और वो उसके पीछे पीछे घूमती रही थी। वो उस पर डोरे डालते हुए बार बार हैज और स्टर्लिंग खानदान के रिश्ते की बातें करती रहती थी। लेकिन उसने यह भी देखा था कि हैज परिवार ईथन के साथ कैसा बर्ताव करता है। वो ये अंदाजा नहीं लगा पाई कि वे अपने असली वारिस की कद्र करते हैं या उस नकली बेटे की जिसे उन्होंने पाला था। जब जवाब साफ हो गया कि हैज परिवार ईथन को कोई अहमियत नहीं देता, तो वो पीछे हट गई और उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। फिर उसने अपना सारा जादू कैलेब पर चलाना शुरू कर दिया। वे दोनों अक्सर हैज परिवार की उस आलीशान हवेली के सामने खड़े रहते थे और मुस्कुराते थे, जबकि ईथन को सबने दरकिनार कर दिया था। मेरे लिए विवियन पैरों तले कुचली हुई कीचड़ जैसी थी। उसे छुओगे तो खुद ही गंदे हो जाओगे। शायद मेरी आंखों की ठंडक कुछ ज्यादा ही साफ दिख रही थी। वो कांप उठी। उसने अपनी घबराहट को दबाया और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ईथन, तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? अगर नहीं करते तो मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालते? तुमने छलांग इसलिए लगाई ना क्योंकि मेरी सगाई की खबर से तुम्हारा दिल टूट गया था। मिस्टर और मिसेस हेज ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ ईथन, तुम्हारे ठीक होते ही हम तुम्हारी शादी विवियन से करवा देंगे। तुम इतनी ऊंचाई से कैसे कूद सकते हो? तुम्हें पता है, जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे तुम नीचे गिरते हुए दिखाई देते हो। मैंने इतने सालों तक तुम्हें नजरअंदाज किया। मैं चुपचाप उनके इस देर से जागे प्यार और ममता के नाटक को देखता रहा। मेरे लिए ये उस बासी ब्रेड की तरह था जिस पर बदबूदार पीली काली फफूंदी लग चुकी हो। भूखा होने पर भी मैं इसे कभी न खाता। मैंने पतली सी चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। सिर ढककर मैंने रूखे लहजे में उन्हें बाहर जाने को कह दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेहरबानी करके अभी आप लोग चले जाइए। चादर के अंदर से ही मुझे मिसेस हैज की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। क्लोए मेरे पास खड़ी होकर धीरे से मिन्नतें करती रही। आखिर में मुझे सिर्फ किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, ईथन मुझे माफ कर देना। और फिर वो शोर मचाती भीड़ वहाँ से चली गई। मैंने फिर से आसपास देखा। ये साफ तौर पर एक वीआईपी कमरा था। खिड़की पूरी तरह से सील थी और खुल नहीं सकती थी ताकि वे मुझे अकेला छोड़ सकें। मैं बिस्तर में सिमट कर लेट गया और अपनी हमेशा से भारी महसूस होने वाली छाती को सहलाने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई टुकड़ा गायब था जिसने मुझे हर चीज के प्रति सुन्न बना दिया था। यहाँ तक कि चेहरा धोने के लिए उठने जैसी सीधी सी बात के लिए भी हिलने से पहले खुद को अनगिनत बार दिमागी तौर पर समझाना पड़ता था। मैं घिसटते हुए आगे बढ़ा। अचानक दरवाजा झटके से खुला। एक साया अंदर घुसा और उसने अपना हाथ मेरे गले पर कस दिया। ईथन, अब तुम कौन सी नौटंकी कर रहे हो? मेरी गर्दन के गिर्द उंगलियां और कस गईं, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। और कस के दबाओ, थोड़ा जोर लगाओ, शायद आज रात मेरे मरने का सपना सच हो जाएगा। मैं आखिरकार इस नफरत भरे बेगानेपन के रोल से पीछा छुड़ा सकूंगा। किसी अगले खुशकिस्मत बेवकूफ को यह नर्क जैसी शुरुआत संभालने दो। अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ मैंने शांति से मौत का स्वागत किया, लेकिन इससे पहले कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, हाथ ढीला पड़ गया। फेफड़ों में हवा वापस भरी और उसने मुझे खींचकर होश में ला दिया। वह घुसपैठिया मेरे चेहरे पर यह बेपरवाह भाव देखकर आग बबूला हो गया। तुम्हारे पार्टी खराब करने के बाद कालेब गायब हो गया, यहाँ तक कि उसका टूटा हुआ फोन भी वहीं पड़ा मिला। क्या तुमने उसे किडनैप करने के लिए किसी को सुपारी दी थी? तुम्हारे अलावा, जो हमेशा कालेब से नफरत करता आया है। मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा कर सकता है। ईथन, तुमने सब पर क्या जादू कर रखा है? वे सच में सोचते हैं कि ये तुमने नहीं किया? मुझे संभलने से पहले काफी देर तक जोर जोर से खांसी आती रही। किडनैपिंग में पैसे लगते हैं। क्या मुझ जैसा नफरत भरा बेगाना इंसान ऐसा कुछ कर भी सकता है? मैंने उसकी तरफ देखा और अपने दिमाग में आ रहा सवाल पूछा, तुम कौन हो? उसका चेहरा सख्त हो गया। ईथन, ये कौन सा खेल है? तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकते? जाहिर है मैं नहीं पहचानता था। मेरे दिमाग में जो वह मोटी किताब थी उसमें अनगिनत नाम थे। मैं हर नए चेहरे को कैसे मिला पाता? मैं क्लोई को जानता था क्योंकि वो मेरी जुड़वां बहन जैसी दिखती थी। मैं विवियन को जानता था क्योंकि उसकी सगाई कालेब से हुई थी। हेज परिवार ने अनगिनत बार उसका जिक्र किया था। रही बात इस अनजान औरत की, तो भाड़ में जाए, मुझे क्या पता ये कौन थी। मैंने एक बहाना बना दिया। छत से गिरते वक्त मेरे सिर पर चोट लग गई थी। मेरी याददाश्त खराब हो गई है। मैं बहुत से लोगों को भूल चुका हूँ। इस छोटे से स्पष्टीकरण ने उसे सन्न कर दिया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, होंठ कांपने लगे।
लगे। उसने अविश्वास से पूछा, तुम मुझे भूल गए? हाँ, मैं हर उस इंसान को भूल गया जो अहम नहीं है, इसमें तुम भी शामिल हो। उसकी आवाज कांप गई। ऐसा नहीं हो सकता, हम एक ही अनाथ आश्रम से हैं, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? उसे दर्द में सिर हिलाते देखकर आखिरकार मुझे बात समझ आई। ये आइवी ब्रूक्स थी, कालेब की सबसे बड़ी चमची। वो अनाथ आश्रम के दिनों से ईथन की बचपन की दोस्त भी थी। आइवी उसकी हमउम्र थी। वे दोनों वहाँ एक दूसरे के सहारे टिके रहे और घिसटते हुए 18 साल की उम्र तक पहुँचे। जब ईथन हेज परिवार के पास वापस लौटा तो आइवी बहुत खुश हुई थी और उससे मिलने आई थी, लेकिन फिर वो कालेब से मिली और पहली नजर में ही उसकी दीवानी हो गई। उसने कालेब पर अपना पूरा दिल निछावर कर दिया, ये जानते हुए भी कि हेज परिवार के वारिस के सामने उसकी हैसियत बहुत कम है। वह उसकी पालतू कुतिया बन गई। वह सिर्फ अपने चहेते लड़के को सुरक्षित रखने के लिए उसके पीछे पीछे चलती और उसकी हिफाजत करती। मूल कहानी में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया था वो आइवी ही थी, 18 साल पुरानी उसकी दोस्त। कालेब को सिर्फ कुछ बार देखने के बाद वो कैसे उसके प्यार में अंधी हो सकती थी और ईथन के खिलाफ हो सकती थी। अब जाकर मुझे समझ आया, ईथन एक खरपतवार की तरह था जो उस अनाथ आश्रम में बड़े होने के कारण कांटों से ढका हुआ था। संसाधन इतने बेरहमी से नाबराबरी से बांटे जाते थे कि उसे हर दिन लड़ना पड़ता था, सिर्फ खाने के टुकड़ों और पढ़ाई का एक मौका पाने के लिए। दुबली पतली आइवी ब्रूक्स इस तरह ईथन के पीछे छिपी रहती थी। इसी तरह वह हाई स्कूल से जैसे तैसे निकल पाई थी। अब वह बड़ी हो चुकी थी और खुद की रक्षा कर सकती थी, इसलिए ईथन, एक दशक से भी ज्यादा समय तक उसका सहारा रहा इंसान, उखाड़ कर फेंक दिया गया। सिर्फ कालेब, जो सबकी नजरों में चमक रहा था, वो इंसान बन गया जिसकी वह पूजा करती थी। इसके मुकाबले ईथन सिर्फ एक गुस्सैल और होड़ में लगा हुआ कचरा था। मैंने उस पर एक ठंडी नजर डाली और कहा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं हर उस इंसान को भूल चुका हूँ जो मायने नहीं रखता। अगर मुझे तुम याद नहीं हो तो तुम मेरी जिंदगी में कभी अहम थी ही नहीं। आइवी बदहवास होकर अस्पताल से चली गई। पहली बार उसने अपने प्यारे कालेब की किडनैपिंग का जिक्र तक नहीं किया। उसके जाने के तुरंत बाद मैं चुपके से अस्पताल से बाहर निकल आया। मैंने लंबे समय बाद पहली बार खुली हवा में सांस ली। अकेले मैं धीरे धीरे टहलता हुआ अस्पताल के पास एक पुल पर पहुंच गया। मैं एक महीने से इस अजीब सी दुनिया में जैसे तैसे दिन काट रहा था। अब जाने का वक्त आ गया था। मैं मुस्कुराया और उफनती हुई नदी को घूरने लगा। मैं बस ऊपर चढ़कर उस तेज बहती नदी में छलांग लगाने ही वाला था। ठीक तभी पीछे से एक मजबूत बांह ने मुझे जकड़ लिया। एक गीले कपड़े ने मेरे मुंह और नाक को ढक दिया। एक तीखी गंध ने मेरी नाक को जला दिया। कुछ ही सेकंड में विरोध करने की मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने से ठीक पहले मैं सोचे बिना न रह सका। लानत है, मुझे मारना तो किसी कंक्रीट के खंभे को तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। जब मेरी आंख खुली तो मैं समुद्र के किनारे एक चट्टान पर लेटा हुआ था। कालेब मेरे ऊपर खड़ा था। इथन, तुम 18 साल तक गायब रहे, वापस आकर मेरी जगह छीनने की धमकी क्यों दे रहे हो? अब हेज परिवार का हर इंसान तुम्हारी तरफ है। मैंने किडनैपिंग का नाटक किया और इसका इल्जाम तुम पर लगाने के लिए सबूत छोड़े, लेकिन आईवी के अलावा किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। इथन, आज मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा कि अगर हम दोनों मुसीबत में हों तो वे हमेशा मुझे ही चुनेंगे। मैंने उस खतरनाक दिखने वाले किडनैपर पर एक नजर डाली और समझ गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि हेज परिवार किसे चुनता है। मैं असली इथन नहीं था। जब से मैं यहाँ आया था मैंने हेज परिवार से कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं रखी थी। हेज परिवार मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी पहुंच गया। कालेब और मुझे एक खतरनाक दलदली जगह पर रखा गया था। एक छोटी सी चूक और हमारे पीछे का काला पानी किसी को भी पूरा निगल जाता। क्लोई का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। उसकी आवाज बैठी हुई थी। अपनी कीमत बताओ, बस इथन और कालेब को जाने दो। किडनैपर छिड़कर चिल्लाया, अगर मैं दोनों को छोड़ दूंगा तो मेरे पास दबाव बनाने के लिए क्या बचेगा? तुम सिर्फ एक को ले जा सकती हो। जब बाकी पैसे मिल जाएंगे तो मैं दूसरे को छोड़ दूंगा। कालेब इस तरह रोने लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। मॉम, डैड, क्लोई, मुझे बचा लो। आइवी की फिक्रमंद आंखें कालेब और मेरे बीच घूमती रही। आखिरकार वो हकलाते हुए बोली, इथन, तुमने ही इन किडनैपर्स को हायर किया था, है ना? इसे बंद करो। ज्वार बढ़ रहा है, वहाँ खतरा है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ और मैं इस नौटंकी के लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। मैंने अपनी आंखें मटका दी। किडनैपर और भी ज्यादा बेसब्र हो गया। अभी चुनो, वरना मैं दोनों को समुद्र में फेंक दूंगा। मिस्टर और मिसेज हेज घबरा गए। एक लंबी खामोशी के बाद क्लोई का गला रूंध गया। पहले कालेब को जाने दो, हम पैसे तुरंत दे देंगे। प्लीज इथन को नुकसान मत पहुंचाना। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। फिर भी हर चेहरे पर हिचकिचाहट और चिंता साफ दिख रही थी। मैं समझ गया था, उन्होंने कालेब पर बहुत ज्यादा निवेश किया था। मिस्टर और मिसेज हेज ने इस वारिस को पालने में 18 साल और बहुत सारा पैसा खर्च किया था। क्लोई ने हजारों दिन और रातें अपने भाई से प्यार करने और उसका ख्याल रखने में बिताई थी। साल दर साल उसके ध्यान से चुने गए तोहफों से 3 कमरे भर गए थे। विवियन जानती थी कि मैंने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वह और कालेब सालों से साथ बड़े हुए थे। वे भावनाएं पूरी तरह से झूठी नहीं थी, इसलिए वह उन्हें रातों रात खत्म नहीं कर सकती थी। रही बात आइवी की, तो अनाथ आश्रम में वो हाथ फैलाए मेरे पीछे छिपती थी। उसे सिर्फ लेने की आदत थी। वो मेरे लिए कुछ क्यों देती? कालेब ने संतुष्टि में सिर हिलाया। जाने से पहले उसने घमंड से कहा, इथन, देखा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। किसी के दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह नहीं होगी। मैंने अपनी एक भौं उठाई। क्या ऐसा है? क्लोई ने चिंता से मेरी तरफ देखा। इथन, हमारे पास जल्द ही नकद $3 करोड़ होंगे। डरना मत, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें बचा लूंगी। विवियन भी बोल पड़ी, इथन, चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगी। इसके बाद मैं कसम खाती हूँ कि मैं हमेशा सबसे पहले तुम्हें ही चुनूंगी। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैंने उन सबको देखा, अंदर से पूरी तरह शांत। एक शांत बैठी हुई आवाज में मैंने कहा, पैसे बर्बाद मत करो, क्योंकि मुझे असली इथन की जगह जीने का मौका मिला तो जाने से पहले मुझे उसकी तरफ से बोल ही देना चाहिए। मिस्टर
मिस्टर और मिसेस हेज, मुझ जैसे बाहरी इंसान पर पैसे बर्बाद मत कीजिए। हेज परिवार मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं भी आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेज परिवार के साथ बिताए मेरे 1 साल में मैंने कभी जलन में आकर कालिब को फंसाने की कोशिश नहीं की। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। क्लोई का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि आगे क्या होने वाला है। उसकी आंखें और ज्यादा खौफजदा हो गईं। मैं विवियन की तरफ मुड़ा। मिस स्टर्लिंग, आपकी ये पलटी मारने की आदत मुझे बीमार करती है। आप किसी से प्यार नहीं करती। आपने हमेशा सिर्फ खुद से प्यार किया है। आपका प्यार सिर्फ उसी के पास जाता है जिसकी हैसियत आपके भविष्य में काम आ सके। विवियन ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और दर्द में अपना चेहरा ढक लिया। एक इंसान बचा था। रही बात तुम्हारी, ब्रूक्स, कुछ कहना था? रहने दो, तुम्हारे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वैसे भी तुम याद नहीं हो। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आइवी के घुटने जवाब दे गए और वो गिरते गिरते बची। वो बार बार बड़बड़ाती रही, ऐसा नहीं हो सकता। इथन, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? अनाथ आश्रम में तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरी हिफाजत करोगे। जैसे ही सब चिल्लाए, मैं अचानक मुड़ा और छलांग लगा दी। मेरा दुबला पतला शरीर एक टूटते तारे की तरह गूंजती लहरों में जा गिरा। जैसे ही समुद्र का पानी मेरी नाक और मुंह में भरा, मेरा धुंधला दर्द से भरा दिमाग अचानक साफ हो गया। मेरी आंखों के सामने मेरे अतीत के मंजर कौंधने लगे। अनाथ आश्रम से लेकर हेज परिवार के घर तक, हेज परिवार के घर से लेकर गलियों तक। मुझे आखिरकार समझ आया कि मेरी पुरानी दुनिया में मेरा कभी कोई एक दोस्त या परिवार का सदस्य क्यों नहीं था। वह दुनिया मेरे दर्द से जन्मी थी। एक ऐसी दुनिया जो मैंने खुद घड़ी थी। एक ऐसी दुनिया में जो कभी वजूद में ही नहीं थी। जाहिर है किसी ने मुझे नहीं देखा। ध्यान देना तो दूर की बात है, मैं पूरे शहर में भटकता हुआ एक अकेला भूत था जो बिल्कुल अकेले बिताई गई एक शांत जिंदगी के सपने देख रहा था। और मेरे दिमाग की वह मोटी किताब कभी थी ही नहीं। उन पन्नों का हर एक शब्द वही था जो मैंने जिया था। जैसे जैसे मौत करीब आई, हर भ्रम टूट गया। समुद्र के पानी के एक आखिरी घूंट ने मेरे फेफड़ों को भर दिया। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं शुरुआत से ही इथन हेज था, वही नफरत भरा बेगाना इंसान।